नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 15 अगस्त इस देश के नेताओं के लिए क्या है? कल का दिन जो था वो आराम से बहुत सारे लोगों ने कहा मोदी जी ने ये कह दिया, मोदी जी ने वो कह दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी का वो एक जो तस्वीर है रामेश्वर वाली, वो लगातार साझा की जा रही है। तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि वो दोबारा अगले साल आएंगे। किसी ने कहा कि मोदी जी जो है वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। किसी ने कहा कि 1000 साल पहले की गुलामी। तमाम तरह की बातें मोदी जी के भाषण को लेकर, 15 अगस्त मनाए जाने को लेकर, तिरंगा सेल्फी वाली चीज़ों को लेकर हो रहे। लेकिन मेरी राय थोड़ा सा अलग है। मुझे ये लगता है कि आज़ादी को दिल में होना चाहिए और हमारे जो नेता हैं उनके दिमाग में आज़ादी है और इनके लिए आज़ादी आना एक मार्केटिंग इवेंट की तरह है। जैसे एक कोई ऑनलाइन कंपनी अमेज़ॉन सेल लगा देती है, फ्लिपकार्ट कुछ सेल लगा देता है और सबको लगता है कि आज़ादी आई है तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपना कुछ माल बेच लो। किसी को उन पूरे सेंटीमेंट से लेना देना नहीं है, उन सारी भावनाओं से लेना देना नहीं है जिसके साथ में इस देश को आज़ाद कराया गया था। 75 साल में हम जिन स्थितियों में पहुंच गए हैं उनमें आज़ादी के मूल्य ना तो नागरिकों में दिखाई दे रहे हैं ना सरकारों में। आज हम समझेंगे कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी समझने वाली हमारी आज की राजनीति ने किस तरह से जनता के सरोकारों को कूड़ेदान में डाल दिया है। और आज़ादी का मतलब एक प्रतीकात्मक आज़ादी है, एक झंडा है जिसे तरह तरह से मार्केटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं अभी आया, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सेल्फी विद तिरंगा अभियान। 30 सेकंड की कॉलर ट्यून, 20 सेकंड की कॉलर ट्यून लगातार बज रही है। आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, आपको कोई अर्जेंट काम है, आपके पीछे किसी के पीछे गुंडे लगे हुए हैं, उसको किसी की मदद चाहिए, किसी की तबीयत ख़राब हो रही है और उस बीच में लगातार एक कॉलर ट्यून बज रही है जो कह रही है कि पहले रुको, मेरी बात सुनो, उसके बाद में अपनी इमरजेंसी निपटा लेना। कुछ लोगों को हो सकता है कि मेरी बात का मर्म समझने में दिक्कत हो, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि जहां घर के आसपास तिरंगा दिखे इस 30 सेकंड में, उस तिरंगे के पास जाइए, एक सेल्फी चटकाइए और उस सेल्फी को सरकार की एक वेबसाइट पर अपलोड करिए, अपनी डिटेल डालिए और आपके घर पर सर्टिफिकेट आएगा। उस सर्टिफिकेट को आप पाकर धन्य हो जाइए कि भाई 75 साल के मौके पर हमने अपनी फ़ोटो खिंचाकर और उस वक़्त 75 साल आज़ादी के मनाए थे। जाहिर बात है आप किसी भी भारतीय के लिए गौरवशाली पल हो सकता है। अब इसका दूसरा पहलू, ये पहलू बल्कि ये है जो आप देख रहे हैं, और दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ। जो आप फ़ोटो अपनी सेल्फी वाली डाल रहे हैं वो कहाँ डाल रहे हैं? वो आप एक वेबसाइट पे डाल रहे हैं जिस वेबसाइट के अंदर आपका पता भी जाएगा, आपका फ़ोन नंबर भी जाएगा, आपकी फ़ोटो भी जाएगी और आपकी बाकी पहचान भी जाएंगी। यानी एक डाटाबेस देश भर के उन नागरिकों का जो तिरंगे के साथ सेल्फी खिंचाकर देशभक्ति में अपने आप को देशभक्ति के करीब पाते हैं। और इस तरह से करीब करोड़ों लोगों का, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों का डाटाबेस एक वेबसाइट पे जा रहा है। तो अब ये जो डाटा आपका सरकार के पास गया है, इसकी पूरी कहानी सुनिए कि ये कितना सुरक्षित है, किसके पास है और ऐसा डाटा बटोर लेना चाहिए। ये आइडिया कहाँ से आया? आपको लगेगा सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंदर से आया होगा, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट है, वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हम 200 मिलियन यानी करीब 20 करोड़ लोगों का एक कैंपेन चला सकते हैं जुलाई 16 से। और इसके लिए एक नोडल बॉडी यानी एक संस्था जिसको कहा गया कि तुम ये पूरा ऑर्गेनाइज करोगे, वो थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर,
संस्कृति मंत्रालय, उसको ये अभियान चलाना था। और इस अभियान को चलाने के पीछे बहुत सारी चीज़ें थी और जिसमें कहा गया था कि लोगों से हम उनके फ़ोटो सेल्फी मांगेंगे और वो डाटा अपने पास रखेंगे। अब इस मसला इस बात का है कि ये जो डाटा इकट्ठा होने वाला है, इस डाटा का क्या होगा। इस डाटा को अभी तक देखिए, जो जितनी भी सरकारी वेबसाइट हैं उनको भारत सरकार के एनआईसी के सर्वर हैं और दूसरे सर्वर हैं, उन पर डाटा को स्टोर किया जाता है। यानी सरकार अपने सरकारी वेबसाइट के डाटा को अपने पास रखती है, अपनी हिफाजत में रखती है। लेकिन इस वेबसाइट का डाटा अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के पास रखा गया है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, पहली चीज़। दूसरा, जब आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आपसे गूगल या फेसबुक के ज़रिए लॉगिन कराने की कोशिश करती है, और जिसका मतलब ये है कि वो एडिशनल डाटा चाहते हैं जो आपका गूगल मेल से जुड़ा हुआ है या फेसबुक से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपकी जो कुकीज़ हैं उनकी भी इजाज़त ये वेबसाइट मांगती है। यानी वो पूछती है कि आपकी जो ब्राउजिंग हैबिट्स हैं, आप कौन कौन सी वेबसाइट्स देखते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस तरह की चीज़ें इंटरनेट पे आप ब्राउज करते हैं, इसका डाटा भी वो लेना चाहते हैं। क्या उनको सिर्फ आपका फ़ोटो चाहिए? क्या उनको ये सारा डाटा नहीं चाहिए? और अगर ये डाटा चाहिए तो क्यों चाहिए? अगर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो नाम भरो, अपलोड कर दो। इस डाटा में बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की भी सेल्फी और डाटा है, जो अपने आप में प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा और गंभीर इन्फ्रिंजमेंट है। ये जानकारी लगातार जो एक्सपर्ट्स की दुनिया है उसमें उठाई जाती रही है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन एक संस्था है जो इस देश में इंटरनेट की आज़ादी और उसके ज़रिए लोगों की आज़ादी पर हमले पे नज़र रखती है। उसने कई सारे प्राइवेसी पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं हर घर तिरंगा वेबसाइट को लेकर, और इसमें उनका सबसे बड़ी बात यह है कि ये डाटा किस काम के लिए यूज़ किया जाएगा, इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी पॉलिसी में आपके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। इस डाटा को कौन संभालेगा, इस डाटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है, इस सारे मामलों में सरकार मौन है। और वेबसाइट का जो यूआरएल है वो भी सरकारी यूआरएल नहीं है, क्योंकि निक नहीं है, ये .com वेबसाइट है। कॉम मतलब कमर्शियल। यहाँ पे इसका एक कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब इसके आगे की जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इसको आप देखते जाएं तो इसमें पता चलता है कि एक सिंगापुर की कंपनी है, वो इस पूरे डाटा को मैनेज करती है, और इसमें 100% ये माना जा रहा है कि भारत के नागरिक वल्नरेबल हो गए हैं इस डाटा लीकेज के ज़रिए। अब नेताओं के इंटेंशन पे आते हैं। नेता आपका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म सिलेक्टिव होकर डाटा मुहैया करा सकता है। वो केंद्र सरकार को करा सकता है, ए पार्टी को करा सकता है, बी पार्टी को इनकार कर सकता है। यानी आने वाले चुनाव में अगर किसी पार्टी को इस डाटा की ज़रूरत है तो जो लोग वेबसाइट को संचालित कर रहे हैं, ये उनके अधिकार में है कि वो डाटा उनको दे दें। और ये वो सारे के सारे देशभक्ति का जिनके अंदर जज्बा उबाल मान रहा है, उन लोगों का डाटा है। और उस डाटा को आप जानते हैं, ऐसे लोगों को आप किस चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इस डाटा के जाने के बाद इस डाटा के वेरिफिकेशन का भी खेल शुरू होगा, जो नेक्स्ट लेवल का खेल है। आपके पास में एक सर्टिफिकेट आएगा जिस पे स्वयं प्रधानमंत्री के या तो दस्तखत होंगे या प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी होगी, और उस डाटा के साथ में कुछ प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई बातें भी होंगी। जब वो आपके घर पहुंचेंगी और एक बढ़िया सा लिफाफा सरकारी खर्चे पर, खर्चे की तो यहाँ कोई फिक्र ही नहीं करता है, और सरकारी सर्टिफिकेट की फॉर्म में आएगा, तो कई लोग तो उसको मढ़वा कर घर में लगवा लेंगे कि आज़ादी के 75 साल के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमको चिट्ठी भेजी थी। वो अभिभूत भी हो जाएंगे और कुछ लोग वोटर भी बन जाएंगे। इस सब के बीच में जो हर घर तिरंगा अभियान है, उसका ये जो सर्टिफिकेट आएगा, उसका जब आपके पास उसके पते पर पहुंचेगा तो ये भी पक्का हो जाएगा कि हाँ, आप इसी पते पर रहते हैं। इस डाटाबेस के सरकार के पास पहुंचने के सीधे सीधे कई नुकसान हैं और एक टेढ़ा नुकसान भी है। हम लगातार देख रहे हैं कि इस देश में सरकारें तानाशाही कायम करने की ओर बढ़ रही हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है।
पिछले दिनों पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई साहब, बाकी कहानियां गोगोई साहब की सबको पता है, कई बार दोहराई जा चुकी हैं। गोगोई साहब ने राज्यसभा में अपना पहला भाषण दिया और अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि संसद चाहे तो, मैंने वीडियो बनाया है इस पे, संसद अगर चाहे तो वो संविधान को भी बदल सकती है। एक केशवानंद भारती केस की नज़ीर दी जाती है बार बार। इस मामले में यह तय हुआ था कि संसद कानून ला सकती है और कानून लाकर संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसको संसद भी नहीं छेड़ सकती। ये जो पूर्व चीफ जस्टिस साहब हैं राज्यसभा में, ये कहते हैं कि केशवानंद भारती जो नज़ीर थी उसको तोड़ा जाना चाहिए, संसद को अधिकार होना चाहिए कि वो संविधान के मूल ढांचे में भी बदलाव कर सके। इसी तरह के अलग अलग संस्थाओं को कमज़ोर करने की बातें, दूसरी बातें आप सुन रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि ये सरकार बहुत ईमानदार, सही नीयत की सरकार है, लेकिन आने वाले समय में जो सरकारें आएंगी, किस पार्टी की आएंगी, उसमें कैसे लोग होंगे, बिके हुए होंगे, कैसे होंगे, जहरीले होंगे, तानाशाही का मंसूबा लेकर आने वाले होंगे, हिटलर मुसोलिनी के मानस पुत्र होंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर इस तरह से मेरी आपका सारा डाटा सरकार के पास होगा तो हम मुंह खोलें इसका अवसर भी जाता रहेगा, क्योंकि सरकार जिसे चुप कराना चाहेगी उसका भरपूर डाटा उसके पास होगा, उसकी फ़ोटो उसके पास होगी। उस फोटो के ज़रिए वो अपने ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एक फ्रेम के अंदर, एक फ़ोटो फ्रेम के अंदर अगर 50 लोग हैं तो 50 लोगों की फेशियल रिकॉग्निशन हो सकती है, उनका चेहरा पहचाना जा सकता है। यानी सीसीटीवी कैमरे के सामने से अगर 50 लोग निकल रहे हैं तो कंप्यूटर 3 सेकंड में बता देता है कि ये 50 लोग कौन कौन हैं और उनमें से कौन कौन लोग हैं जो सरकार की नज़र में हैं, और सरकार की नज़र वाले लोग अगर उसमें हुए तो तुरंत एक अलर्ट चला जाएगा कि ये आदमी इस जगह से गुजर रहा है। नोट आपके पास जितने भी हैं, पैसे आपके पास में आज़ादी के नाम पर अब सब कुछ, देखिए सारी चीज़ें आधार से जुड़ गई, खाते आधार से जुड़ गए। आधी रात को सरकार चाहे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे। मेरा अकाउंट भी 2-3 बार अज्ञात कारणों से बगैर बताए फ्रीज हो चुका है। मेरा फेसबुक पेज जो है वो हैक हो चुका है, उसको सरकार की सारे सरकारी कानूनी रास्ते अपना लिए हैं, खुल के तैयार नहीं हैं, उसको मुक्त नहीं किया जा रहा है। मैं तो छोटा सा अदना सा आदमी हूँ, इस देश में बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, और अगर इस तरह से प्राइवेसी खतरे में होगी तो आने वाले समय में जो तानाशाह आएगा, जो बहुत ही बुरा होगा, अगर आया तो क्या इस देश के नागरिक उससे बच पाएंगे? आधार हैं, फिंगरप्रिंट की निशानी है, आंखों की पुतलियों के निशान हैं, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगा दिए गए महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे। उसमें कई सर्विलांस वाले हैं जो लगातार नज़र रख रहे हैं, यहाँ से कौन निकल रहा है, वहाँ से कौन निकल रहा है। मैं कई सारे हांगकांग के आंदोलन के बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, कैसे सरकारें टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों को कुचलती हैं। चीन के उदाहरण है, मैंने वीडियो बनाया उस पर। एक अजीब तरह का वातावरण बुना जा रहा है और हमको कहा जा रहा है कि भाई ये देशभक्ति है, और हम उस देशभक्ति के आवेग में इस तंत्र में फंस जा रहे हैं। अभी हम इसका केवल मार्केटिंग वाला हिस्सा उठा रहे हैं कि आपसे सेल्फी लोड करवाएंगे, मोदी जी का आपके पास फ़ोटो आएगा, और आपके पास जब मोदी जी का फ़ोटो आएगा आप अभिभूत हो जाएंगे। और इससे अच्छा तरीका मार्केटिंग का क्या हो सकता है जब अगले साल चुनाव हो। राहुल गांधी, आपने पिछले दिनों एक वायरल वीडियो देखा होगा। आज़ादपुर मंडी के बाहर एक सब्जी वाला अपने घर लौट रहा है, सब्जी खरीद कर नहीं ला रहा है क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो ख़रीद लाएगा तो इतने महंगे बिकेंगे नहीं, अगर कुछ टमाटर नरम पड़ गए तो उसको भारी नुकसान हो जाएगा। रामेश्वर, हमने भी अपने चैनल पे उसका वीडियो दिखाया था, आंसुओं से रो रहा था वो आदमी। राहुल गांधी उसे अपने घर पे बुलाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, और ये फ़ोटो पूरी दुनिया भर में वायरल हो रहा है। इस फोटो के वायरल होने के साथ में सबके मन में ख्याल आ रहा है कि राहुल गांधी कितने अच्छे इंसान हैं, उन्होंने उस दुख भरे रामेश्वर का साथ दिया, एक गरीब के लिए कुछ काम किया है। सवाल इस बात का है कि क्या रामेश्वर को मकान भी बनाकर, जैसे उन्होंने कहा मेरे घर पे छत होनी चाहिए, मान लीजिए राहुल गांधी किसी से स्पॉन्सर करा दें, उसको एक मकान दिला दें,
रामेश्वर अब मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे का आंसू उसके खुशी में बदल गए हैं। हम सब आह्लादित हैं कि वाह राहुल गांधी वाह, लेकिन क्या ये वाह की बात है? आज़ादी के 75वें साल में हम लोग रामेश्वर जैसे लोगों को 2 वक्त की अच्छी रोटी, घर पर छत नहीं दे पा रहे हैं, और एक रामेश्वर को देकर हम वाहवाही पा लेना चाहते हैं। इस देश में 70% आबादी के पास 10% दौलत है। मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। क्या इस देश में जो लोग इस देश के मालिक हैं, जो लोग बराबर से वोट देते हैं, जो लोग तय करते हैं कि सरकार में कौन बैठा हो, उनको उसके हक पाने का अधिकार नहीं है? तो इस देश की राजनीति ने रामेश्वर जैसे लोगों को उनके हक दिलाने के लिए क्या किया, उनको बराबरी दिलाने के लिए क्या किया, उनको न्याय की स्थिति में लाने के लिए क्या किया? पहले कम से कम उसको शिक्षा समान मिल जाती थी, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं थे। सरकारी कॉलेजेस में मेडिकल की पढ़ाई होती थी, तो उसका बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकता था, एक चाय वाले का लड़का प्रधानमंत्री बन सकता था। अब धीरे 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 करके सिलसिला शुरू होता है नरसिंह राव से। मनमोहन सिंह अचानक वित्त मंत्री बन जाते हैं, जिनका राजनीति से कोई बैकग्राउंड नहीं होता। इस देश की पूरी नीतियां वो आदमी बदलता चला जाता है, देश अमेरिका के रास्ते पे चल पड़ता है, गरीब एजेंडे से बाहर हो जाते हैं। और ये तमाशा इस देश की राजनीति देख रही है और प्रतीकात्मक दिखा रही है। दलितों की इस देश में जो स्थिति है हम सब ने देखी है। लेकिन एक नेता जाता है, दलित के घर पे पैलथी मार के भोजन कर लेता है, होटल से आया हुआ, चमकीली थालियों में, और इस देश को ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि दलितों से भेदभाव खत्म हो गया। प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों के पैर धोने लगते हैं, और इस देश की सफाई कर्मियों की दुर्दशा भूल जाइए। इस देश की सरकार सेलिब्रेट कर चुकी है, खुले में शौच से मुक्त है देश, घोषणा हो चुकी है, जबकि कुछ नहीं बदला है। तो ये वही प्रतीकात्मकता है। रामेश्वर नहीं, रामेश्वर एक आदमी नहीं है, रामेश्वर एक इंस्टीट्यूशन है, इस देश का गरीब है। और इस 15 अगस्त को क्या आपको किसी के भी भाषण में, किसी की भी बातों में इस देश के अधिकांश लोग जो कि रामेश्वर जैसे हैं, उनकी चिंता दिखाई दी है? किसी आदमी ने ये सोचा कि उसके घर का चूल्हा जब सब्सिडी से जलता था, वो सब्सिडी छीन ली गई है, उसको सिलेंडर दिया गया था, उसका भी पैसा किश्तों में काटा जा रहा था। बाद में सरकार की आंखें खुली कि हमने क्या योजना बना दी उज्ज्वला, जिसमें कि हम उसको कह तो रहे हैं कि हम तुमको चूल्हा दे रहे हैं, लेकिन सिलेंडर उसको महंगा मिलता है, उसकी सब्सिडी में से कटता है। हमने सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी, वो लकड़ियां जला रहा है। अब वो बहन की आंखें रोती हैं, आंसू आता है का ड्रामा कहीं किसी विज्ञापन में नहीं दिखेगा। तो क्या है 15 अगस्त? क्या 15 अगस्त इस देश के लोगों को हक दिलाने के लिए है या नहीं? हम एक समाजवादी गणराज्य हैं, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य है, और हमारे यहां पे एक ऐसी समानता है। इसकी बात कल 15 अगस्त को किसी ने की, क्योंकि इसकी बात करने के पीछे जिम्मेदारी है, इसकी बात मार्केटिंग नहीं है, वोट नामक अंडे नहीं देती है। सारी राजनीति उसी पे टिकी हुई है। प्रधानमंत्री इस देश पे जब प्राचीर पे लाल किले के भाषण देते हैं, चुनाव के वोट मांग रहे हैं जैसे, अगले साल मैं आऊंगा, अरे तुम आओ या ना आओ दोस्त, ये देश का मसला नहीं है। देश का मसला है इस देश के हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। आपने गरीब आदमी से शिक्षा छीन ली है, आपने मिडिल क्लास को लुटेरा बना दिया है। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करके आ रहे हैं, वो लूटे ना तो क्या करें? वो इलाज में अगर धांधली ना करें, झूठे टेस्ट ना लिखें, ज़बरदस्ती आपका MRI CT स्कैन ना कराएं, तो क्या ज़िंदगी की पढ़ाई के लिए जो 1 करोड़ रुपए खर्च किया मेडिकल की पढ़ाई के लिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो डॉक्टर कॉरपोरेट दुनिया में जाएगा और लूट ही मचाएगा। इस देश में इन मसलों पे बात क्यों नहीं हो रही है?
देश के ज़्यादातर लोग जो कि इस देश के असली मालिक हैं, गरीब लोग, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? उन 10% राजाओं की क्यों बात हो रही है? रजवाड़ों की क्यों बात हो रही है जो उनके ऊपर शासन करते हैं? एलिट की बात क्यों हो रही है? बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें, लघु कुटीर उद्योग सब खत्म हो गए हैं और धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कहीं आपको कोई चिंता दिखाई नहीं देती जो बेरोजगारी खड़ी कर रहे हैं। एक चीज़ अपने अनुभव से मुझे ईमानदारी से बताइएगा, जिन लोगों की उम्र 40 साल से ज़्यादा है उन सब ने इस देश में ये सब देखा है। भिखारी अलग होते थे और उनको आप अगर भीख दें तो वो भीख लेते थे, लेकिन कभी आपने सड़क पे सामान बेचने वालों को पैसे लेने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा है? आज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए भीख मांग रहा है। आपने एहसास किया हो? नहीं, मुझे नहीं पता। लाल बत्ती पर आता है, बच्चा कहता है गुब्बारा खरीद लो, एक आदमी कहता है पेन खरीद लो, दूसरा कहता है खिलौना खरीद लो। लेकिन अगर आप नहीं खरीदो तो पहले वो आदमी लौट जाता था, अब वो दुहाई देता है, साहब पैसे दे दो, खाने के लिए नहीं है। हो सकता है पहले उसने मजबूरी में मांगा हो और अब वो ये काम रोज़ करने लगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो घर की दाल रोटी है इसी से चलने है। अगर वो भीख नहीं मांगेगा तो काम नहीं चलेगा। दूसरा सिनेरियो, कहीं पे चले जाइए, हाउसिंग सोसाइटी में कहीं चले जाइए, या हाउसिंग सोसाइटी में सख्ती होगी क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंट डंडा लेकर खड़े रहते हैं, तो बेचारा जो घर से गेहूँ ला के अपना घर चला रहा है। लेकिन सार्वजनिक स्थल पर चले जाइए, हरिद्वार में गया था तो वहाँ पे एक गार्ड साहब जो थे वो वहाँ पे बोलने लगे, साहब कि हम आपकी रक्षा करें, कुछ दीजिए साहब, इनाम दीजिए। आप चप्पल रखने जा रहे हैं, व्यवस्था निःशुल्क है, वो कह रहा है कुछ इनाम लाइए। जो आदमी वहाँ वाइपर चला के सफाई कर रहा है वो कह रहा है कहाँ जा रहे हैं, पैसे लाइए। क्यों? क्योंकि वो सब लोग उस हालत में पहुंच गए हैं कि अब वो खुददारी के साथ नहीं जी सकते, उनको भीख मांगना ही पड़ेगा। इसी तरह के बहुत सारे भिखारी अपने आसपास आपने देखे होंगे जिनको भीख नहीं मांगना चाहिए था, जिनको स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए था, लेकिन देश बदल चुका है। इस पर कोई बात नहीं करता। और 15 अगस्त पे बात होती है सिर्फ मार्केटिंग की, और ये मार्केटिंग हम चारों तरफ देख रहे हैं। और इस पूरी मार्केटिंग के बीच में अब ये समझने का वक्त है कि क्या ये राजनीति इस देश को कुछ दे पाएगी, या ये सिर्फ वादे देंगे, विज्ञापन देंगे, एक के साथ एक फ्री, ये तरह तरह की बातें करेंगे। मनरेगा में काम की डिमांड बढ़ती रहेगी क्योंकि रोजगार नहीं है। वो तो भला वो कुछ कल्याणकारी योजना लागू कर गए पहले, अब अनाज फ्री बांटा जा रहा है कि भैया ये शांत रहें, अगर इनको रोटी भी नहीं मिलेगी तब तो ये फिर आ जाएंगे अपनी पे। लेकिन जो हो रहा है ये आज़ादी के बीच में एक अजीब सी स्थिति है। हमारी आज़ादी का जश्न मनाने के नाम पर जो इस देश के राजे और रजवाड़े हैं, जो एलीट क्लास है, आज के ज़माने में वो राजे रजवाड़े नहीं है, आज के राजे रजवाड़े हैं, जो एलीट क्लास है वो अपनी मार्केटिंग करता है। एक आता है मेरा माल खरीद लो, दूसरा आता है मेरा माल खरीद लो। सरल शब्दों में मुझे एक लूटने का मौका दो, दूसरा कहता है मुझे एक लूटने का मौका दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बना दूंगा, मुझे लूट लेने दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बना दूंगा, मुझे लूट लेने दो। और मौका मिलते ही आपका झोला छीन के भाग जाता है। और इस पूरे दौर में जो 15 अगस्त है वो ऐसे लुटेरों के लिए एक मार्केटिंग इवेंट बन चुका है, जो हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का दुरुपयोग करके अपनी राजनीति की मार्केटिंग करते हैं। उम्मीद है ये सच की कड़वी दवा आपको अच्छी लगी होगी। लोगों तक पहुंचाएं, बताएं कि इस देश का सिस्टम हमारे साथ क्या कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो शेयर करें। शेयर करना भी लोगों तक बात पहुंचाने का एक अच्छा ज़रिया है।